शाम 49। तुम लोग वैसे कब निकलते हो घर से? पहुंच जाते हो इतनी जल्दी? आजकल तो बड़ा ट्रैफिक चल रहा है भाई। अच्छा जी, फिजा बशीर एमन, मुझे बता दो कि आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा क्लास, कल हमने चैप्टर 1 अपना स्टार्ट करा था। अगर ये आपको क्लियर शो हो रही है स्क्रीन? अगर नहीं हो रही तो कोई एक दो लाइट यहाँ की कोई बंद करो ताकि क्लियर हो, क्योंकि मुझे भी यहाँ से लग रहा है कि आप लोगों को। और ये फर्स्ट रो पे बैठना मना है। कुछ क्लियर हुई अब? अच्छा जी, चैप्टर 1 हमने अपना स्टार्ट किया था, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। एक दफा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने इकोनॉमिक्स की 3 डेफिनेशंस डिस्कस करी थी, ठीक है। वो सब बातें आप लोग को याद होंगी कि इकोनॉमिक्स का वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जो कि ओइकोनॉमोस था, और जिसका मतलब है होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आप किस तरह घर चलाया जाता है, ठीक है, किस तरह मैनेज किया जाता है। और क्योंकि हम होम को थोड़ा ब्रॉडर सेंस में ले रहे हैं तो हम उसे स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी को किस तरह रन किया जाता है, इकोनॉमी को किस तरह मैनेज किया जाता है, ये हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमने एडम स्मिथ की डेफिनेशन डिस्कस करी थी। एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स को सिर्फ इस बेस पर एक्सप्लेन किया था कि इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ की स्टडी का नाम है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ और स्टडी ऑफ वेल्थ, ठीक है। यानी इसमें हम वेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि एडम स्मिथ की ये डेफिनेशन 4 पिलर ऑफ इकोनॉमिक्स पे बेस करती है। वो कौन से 4 पिलर्स हैं? एग्जैक्टली, एडम स्मिथ की ये जो डेफिनेशन थी कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, ये 4 पिलर ऑफ इकोनॉमिक्स पे बेस करती है, जिसमें पहला पिलर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कि हम वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। सेकंड, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, लोग कैसे जो वेल्थ प्रोड्यूस हुई है इसको कंजम्पशन कैसे करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि वो वेल्थ जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने वो वेल्थ जनरेट करी है, प्रोड्यूस करी है, वो उन्हीं के दरमियान क्या कर दी जाती है? डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। अगर आप लोगों ने स्टडी टेक्स्ट पढ़ी होगी तो उसमें उन्होंने काफी डिटेल में लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कैसे हो रही होती है, बाय 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रही थी ये किस टर्म्स में हो रही थी? इन टर्म्स ऑफ लेबर को हम क्या देंगे?
वेजेस देंगे, ठीक है, लैंड ओनर को हम रेंट देंगे, कैपिटल ओनर को हम इंटरेस्ट देंगे और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ हुई, कोई चीज प्रोड्यूस हुई बाय यूजिंग दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उनकी इस प्रोडक्शन की वजह से उन्हीं के दरमियान हमने वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया इन टर्म्स ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और लास्ट में हम जो लास्ट पिलर है जो एडम स्मिथ ने एक्सप्लेन करा अपनी इस डेफिनेशन में, वो था एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, कि किस तरह वेल्थ एक हाथ से दूसरे हाथ में एक्सचेंज हो रही होती है। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ जो इकोनॉमिक्स है वो वेल्थ के अराउंड जो है वो घूम रही होती है। इसमें हम यही पढ़ते हैं कि किस तरह वेल्थ प्रोड्यूस की जाती है, किस तरह इकोनॉमी में वेल्थ को कंज्यूम किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने वेल्थ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और ये मैंने आप लोगों को कल एक्सप्लेन कर दिया था कि वेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए, ग्रो करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो यूज किया जाता है वो जीडीपी होता है। और जीडीपी का मतलब यही है कि कोई भी इकोनॉमी एक साल के अंदर कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है और उसकी बेस पर जो है वो कंपेयर किया जाता है कंट्रीज को, कि जिस कंट्री की जीडीपी जितनी ज्यादा होती है उसे कंसिडर किया जाता है कि उतनी ही ग्रोइंग इकोनॉमी है और इतनी ही डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है ना। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर यूज किया जाता है प्रोडक्शन का, ठीक है। और इसकी रीजन ही यही है कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी किसी भी इकोनॉमी के अंदर उतनी ही इनकम जनरेट होगी, ठीक है। यही बात करी ना उन्होंने कि प्रोडक्शन के थ्रू उन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो जाएगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और जितनी ज्यादा लोगों के पास इनकम आएगी लोग उतना ज्यादा कंजम्पशन करेंगे और उससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक सिंपल सी एग्जांपल ले लो, अगर किसी को स्टिल अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हाईवेज बना रही है या रोड्स बना रही है, ठीक है ना। अब देखो कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, कोई एक्टिविटी की जा रही है, अब देखो कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी इस एक्टिविटी की वजह से। जो रोड्स, ब्रिजेस वगैरह जो बनाए जा रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें कितने अनस्किल्ड वर्कर्स को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद जो सीमेंट जहां से ली जा रही है, सीमेंट इंडस्ट्री से सीमेंट ली जा रही है, कितनी चीजें आप बल्क में गवर्नमेंट परचेज कर रही होती है, तो उन सारी इंडस्ट्रीज की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उन इंडस्ट्रीज में जो लोग एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनके अलावा भी इंडस्ट्रीज देखती हैं डिमांड बहुत बढ़ गई है तो वो मजीद लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। तो होता क्या है, जब भी कोई चीज प्रोड्यूस होती है उसके नतीजे में इनकम जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है ना। और उस एम्प्लॉयमेंट और इनकम की जनरेट होने की वजह से लोगों की कंजम्पशन और लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो भाई एडम स्मिथ ने बोला कि यही एक पूरा सर्कल है जिसके थ्रू जो है वो हमारी इकोनॉमी चल रही होती है और यही सर्कल इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एडम स्मिथ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को निग्लेक्ट कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, और वो क्या था, ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। उन्होंने वेलफेयर की कोई बात नहीं करी थी, सिर्फ वेल्थ की बात करी थी। अब देखो एडम स्मिथ की बड़ी करेज थी कि जिस एरा में उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी 1776 में, उस वक्त का जो दौर था, उस वक्त का जो एरा था, उस वक्त जो आपके ईसाइयों के जो पादरी होते हैं, ठीक है, वो बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे। यानी अगर वो कोई बात कर दिया करते थे तो उसको लोग मानते थे, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी माना जाता था उसको। तो उस वक्त के एरा में एक ऐसी डेफिनेशन उन्होंने दे दी जिसमें बड़ी मटेरियलिस्टिक थॉट्स थी, हो गई ना। आपने वेल्थ के बारे में बात करी कि भाई हमने बस यही सोचना है, ठीक है। तो बड़ा उनको इसी वजह से क्रिटिसाइज किया गया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई आपने लोगों में एक सेल्फिशनेस पैदा करी है, आप एक ऐसा सब्जेक्ट आपने पूरा इंट्रोड्यूस करवा दिया है जो लोगों में सेल्फिशनेस पैदा करेगा, लालच पैदा करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास सेकंड इकोनॉमिस्ट आए थे, क्या नाम था भाई उनका, एल्फ्रेड मार्शल, वेरी गुड। एल्फ्रेड मार्शल हमारे सेकंड इकोनॉमिस्ट थे, सेकंड इन अ सेंस जिनकी डेफिनेशन हमारे कोर्स में इंक्लूड है। जाहिर है कि ये सेकंड खाली इकोनॉमिस्ट नहीं है, इसके इन दोनों के एराज के बीच में भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट गुजरे। अच्छा, एक चीज ये कि आप लोगों को ये भी याद होगा, ये भी मैं मेंशन यहाँ पे अगेन कर देती हूँ कि एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, फादर या फिर फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा है ना थोड़ा, ठीक है।
और ये किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे? क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से। अच्छा, एल्फ्रेड मार्शल ने जिस स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रखी वो नियो क्लासिकल कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने अपनी 1890 में एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और इनकी जो डेफिनेशन थी, इन्होंने वेल्थ के साथ साथ वेलफेयर को भी इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। इन्होंने अपना फोकस वेल्थ से वेलफेयर पे शिफ्ट करा, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले तो ये बात करी कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक इंसान की जिंदगी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, कि वो किस तरह अपनी लाइफ में किस तरह डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। और हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के एक्शंस के बारे में नहीं पढ़ते, हम सोशल एक्शंस के बारे में भी पढ़ते हैं, यानी एक इंडिविजुअल और एक पूरा माशरा, एक इकोनॉमी किस तरह जो है वो मेटेरियलिस्टिक चीजों के थ्रू जो है वो उनको हासिल करती है और उनके थ्रू अपनी वेलबींग बढ़ाती है। देखो, अब ये सुनने में शायद अभी तुम लोगों को थोड़ा अजीब लगे, मार्शल की कुछ थ्योरीज में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। शायद किसी ने जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी उसने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कंज्यूमर थ्योरी के अंदर। यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फेक्शन। मार्शल ने बोला कि जब भी आप कोई चीज कंज्यूम करते हैं, कोई भी चीज आप पहन रहे हैं, खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा होता है, कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। और यही कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो किस तरह अपने महदूद वसाइल को यूज करते हुए, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपनी सेटिस्फेक्शन बढ़ाए, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो हम यही स्टडी कर रहे होते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल या एक माशरा किस तरह चीजों को, मेटेरियलिस्टिक चीजों को हासिल करता है और उससे जो है वो फायदा उठाता है, अपनी सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ा रहा होता है उन चीजों के थ्रू, उन चीजों को यूज करके, ठीक है ना। एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में जो कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे, एक तो ये कि उन्होंने सर्विसेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक है, उन्होंने सिर्फ टेंजिबल चीजों को इंपॉर्टेंस दी। दूसरा ये कि उनकी डेफिनेशन को बहुत जजमेंटल और अनक्लियर समझा जाता है। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास थर्ड आए, रॉबिन्स, इनको कहा जाता है कि ये मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। डेफिनेशन का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि इन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर की कौन से एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं कि इंसान अपनी जो उसकी अनलिमिटेड ख्वाहिशात हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनको अपने महदूद वसाइल के थ्रू कैसे पूरा करता है, ठीक है ना। उसके रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड। उसकी वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड। और वो जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है, उनके मल्टीपल यूजेस हैं। तो इंसान किस तरह अपनी चॉइसेस जो है वो बना रहा होता है कि सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है उसको वो पहले पूरा करता है, और फिर जब फ्यूचर में उसके पास इनकम आती है तो वो बाकी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो किस तरह अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहा होता है कि भाई अभी मैंने कौन सी ख्वाहिशात को, कौन सी प्रेफरेंसेस जो है मेरी ऐसी हैं जो कि मुझे सेट करनी है। मुझे चॉइस मेकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग ये आपको सिखाना जो है वो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह आपको डिसीजन लेना चाहिए कि अभी क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनके थ्रू आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जाहिर है कि आपके पास 100 रुपए हैं तो आपको 100 रुपए के बहुत सारे यूजेस हैं, मल्टीपल यूजेस हैं। आपको यहाँ पे अपनी एक रैंकिंग देनी पड़ेगी अपनी वांट्स को कि मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेरी अर्जेंट नीड, मेरी अर्जेंट वांट कौन सी है जिसको मुझे सबसे पहले पूरा करना है और करना चाहिए मुझे, ठीक है। तो आपको चॉइस बनानी पड़ेगी कि आपके 100 रुपए के ये ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, लेकिन सबसे पहला यूज आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको जो बेनिफिट मिले, 100 रुपए का सबसे मैक्सिमम फायदा जिससे हो आपको, ठीक है ना। तो ये चॉइस मेकिंग जो है वो रॉबिन्स ने बोला कि हम ये पढ़ रहे होते हैं कि इंसान का बिहेवियर कैसा होता है, वो किस तरह अपनी प्रेफरेंसेस सेट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, रॉबिन्स की डेफिनेशन के बाद हमें ये पता चल गया कि भाई इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्केर्सिटी।
और क्योंकि वी हैव स्केर्स रिसोर्सेज, तो हमें इतनी अच्छी डिसीजन मेकिंग करनी है कि हम उन रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें और उन रिसोर्सेज से ज्यादा फायदा उठाएं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम आज आ गए थे भाई अपने नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पे। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि क्या इकोनॉमिक्स साइंस के अंदर आता है या आर्ट्स में आता है। तो हमने ये बात करी कि मैथडोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स साइंस है, उसकी मैथडोलॉजी एग्जैक्ट वही है, वैसे ही आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और फिर आप कोई ना कोई थ्योरी दे रहे होते हैं, ठीक है ना, कि भाई आप बता रहे होते हैं कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, आप किसी दो वेरिएबल का आपस में रिलेशन एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा होगा तो उसकी वजह से ये होगा, अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसकी वजह से डिमांड जो है वो लोग कम कर देंगे, अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग जो हैं वो अपनी डिमांड क्या कर देंगे, चीजों की बढ़ा देंगे। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। और ना सिर्फ हम ये रिलेशन एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, हम प्रॉब्लम्स को पढ़ रहे होते हैं, उनके सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहे होते हैं, बल्कि इन सब चीजों को अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है वो अप्लाई भी कर रहे होते हैं। तो ना सिर्फ हमें मैथडोलॉजी, हमें सिर्फ यहाँ पे थ्योरी मिल रही होती है, बल्कि उस थ्योरी की एप्लीकेशन भी यहाँ पे हम कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर। इट मीन्स कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है और आर्ट्स भी है। फिर साइंस के अंदर हमने फर्दर कुछ क्वेश्चन किया था कि क्या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या फिर नॉर्मेटिव साइंस है। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि पेपर में एक क्योंकि जैसे जैसे फीडबैक जो मुझे आ रहे हैं उससे रिलेटेड मैं आप लोगों से डिस्कस करती रहूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया होता रहे। और फिर मैं इंशाल्लाह आज ही आप लोगों से माइक्रो के जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं उसके एमसीक्यूज आप लोगों से शेयर करूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक खाली पढ़ना जो है वो खाली आप पढ़ लो, समझ लो और पेपर में जाके बैठ जाओ, बिल्कुल जो है वो मतलब बहुत मुश्किल होगा जब तक आप उसको प्रैक्टिस ना करो, कि आपको पता ना चले कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट में से एमसीक्यूज कैसे पूछा जा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमने कल पढ़ा कि एक पॉजिटिव साइंस जो है वो किन स्टेटमेंट्स पे बेस करती है, फैक्ट्स पे बेस करती है, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स पे बेस कर रही होती है। अच्छा, अब एक देखो हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज भी आते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स का रेशियो थोड़ा कम होता है, और वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी देता है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स क्योंकि हमें कुछ टाइप नहीं करना, ठीक है, हमने पेपर में कुछ टाइप नहीं करना, तो अगर वो फिल इन द ब्लैंक्स भी देते हैं तो वो भी एक तरह से एमसीक्यूज ही होते हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद उसने जो है वो अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करो तो उसमें भी ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, तो वो भी एक तरह से एमसीक्यूज ही बन जाते हैं। अच्छा, अब ट्रू फॉल्स में एक इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक ट्रू फॉल्स उसने दिया, जैसे उसने लिखा कि नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है, मैं आपको वो एग्जैक्ट बताती हूँ कि नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो उसने ये दिया आपको और नीचे लिख दिया कि भाई क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ऑफ कोर्स ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइंस फैक्चुअल स्टेटमेंट से जो है वो आपको डील करती है। नॉर्मेटिव साइंस तो आपकी ओपिनियन बेस्ड है ना, ये एथिकल ग्राउंड पे बात कर रही होती है कि भाई क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह के जो है आपके एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स इस तरह के भी आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भाई को याद दिलाए, हमने नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने ये बात करी कि इकोनॉमिक्स को हम 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें से एक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे होते हैं, स्मॉल लेवल पे बात कर रहे होते हैं, और मैक्रो के अंदर हम एग्रीगेट लेवल पे बात कर रहे होते हैं। मजीद ये कि हमने ये पढ़ा कल के माइक्रो के अंदर हम बिहेवियर पढ़ रहे होते हैं, किन 2 एजेंट्स का बिहेवियर पढ़ते हैं हम,
कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। और क्या बिहेवियर पढ़ रहे होते हैं, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर पढ़ रहे होते हैं कि कंज्यूमर किस तरह अपनी लिमिटेड इनकम को यूज करते हुए अपनी ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करता है। और प्रोड्यूसर्स का क्या बिहेवियर पढ़ते हैं कि वो अपने उनके लिमिटेड रिसोर्सेज कौन से हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उन लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हुए किस तरह अपने वो सोचता है कि भाई मुझे कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे मेरा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाए जिससे मेरा प्रॉफिट। तो ये बिहेवियर जो है वो हम माइक्रो के अंदर डिस्कस करते हैं, जबकि मैक्रो जो है ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में बात नहीं करता, ये अज्यूम करता है कि ये सब आप पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ डिस्कशन हो चुकी है। अब ये पूरी इकोनॉमी को डील करता है, ये एक कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर को डील नहीं करता, ये सारे कंज्यूमर्स सारी इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम we study about the whole economy, ठीक है। और कौन से इश्यूज हम डिस्कस कर रहे होते हैं, लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। जबकि इसके अंदर आपने जो पॉइंट्स पढ़े होंगे, फैक्टर प्राइसिंग, प्राइसिंग सिस्टम वगैरह, वो इंशाल्लाह इस पॉइंट पे अगर आप स्टडी टेक्स्ट खोलो तो माइक्रो और मैक्रो के अंदर आपको कुछ हेडिंग्स दिखेंगी, लिमिटेशंस, स्कोप, इंपॉर्टेंस, उसको फिलहाल मत पढ़ना, ठीक है, वो आप खुद ब खुद समझ जाओगे। जब आप माइक्रो को पूरा पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद माइक्रो को पूरा पढ़ने के बाद जब आप उन हेडिंग्स को पढ़ोगे तो फिर वो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। अभी इस पॉइंट पे आप समझोगे तो बहुत सारी टर्म्स ऐसी हो सकती हैं जो आपको कंफ्यूज करें, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैंने जितना समझा ये इनफ है। अच्छा, इसके बाद हमने वो छोटी सी एक स्लाइड देखी थी, नीड और वांट का आपस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नीड क्या होती है हमारे पास, जो कि सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, और नीड जो होती है वो लिमिटेड होती हैं, ठीक है ना। जबकि वांट्स जो हैं वो क्या होती हैं, आपकी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भाई वो कोई मुझे याद दिलाए कि उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट हमने स्टडी करा था, एजेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। तो अभी तक हमारी क्लास पूरी रिवीजन पे चल रही है, ये इस वजह से क्योंकि पर्सनली अगर मैं ये बताऊं तो कल मेरी आप लोगों की जो क्लास थी वो मेरी थर्ड क्लास थी, तो मैं तकरीबन कोई 4 घंटे की क्लास लेकर आ रही थी, तो मैं थोड़ा सा मेंटली इतना ज्यादा फ्रेश नहीं थी, तो मुझे फील हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने वो उतना मैं उस तरह नहीं पढ़ा पाई हूँ, तो मैं थोड़ा रिवीजन करवा दूं आप लोगों को भी, थोड़ा मॉर्निंग टाइम है, फ्रेश होंगे आप लोगों के भी माइंड्स, तो अच्छा जो है वो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो एजेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास 4 इकोनॉमिक एक्टर्स आते हैं, जो कि इकोनॉमिक एक्टर्स किसे कहते हैं, जो इकोनॉमी के अंदर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। अब डिसीजन मेकिंग समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कंज्यूमर क्या डिसीजन ले रहा था कि लिमिटेड इनकम को यूज करते हुए किस तरह अपनी ज्यादा से ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करना है। प्रोड्यूसर्स का डिसीजन भी मैंने बता दिया, गवर्नमेंट को अपनी लिमिटेड फंड्स को यूज करते हुए किस तरह डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेशन करनी है रिसोर्सेज को, ठीक है ना, कि पूरी सोसाइटी का वेलफेयर क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। इसी तरह इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स भी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं इकोनॉमी के, इन्हें कहते हैं हम इकोनॉमिक एक्टर्स। और ये हमारे पास 4 आ जाते हैं, कंज्यूमर्स, जिनका दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था, हाउसहोल्ड्स। दूसरे फर्म्स, जिन्हें आप प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं। फिर गवर्नमेंट या फिर स्टेट। और थर्ड हमारे पास आ रहे थे फॉरेन ट्रेडर्स, जिन्हें हम इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स कहते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स का क्या फंक्शन था कि वो, अगेन जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कि वो अपनी लिमिटेड इनकम को यूज करते हुए किस तरह डिफरेंट गुड्स के अंदर अपनी इनकम को एलोकेट कर रहा है, और इसके साथ साथ वो फर्म्स को अपनी लेबर सर्विसेज भी दे रहा होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे होते हैं, लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हुए वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जिनसे उनका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो। गवर्नमेंट अपनी लॉज के थ्रू पूरी सोसाइटी को, पूरी इकोनॉमी को चला रही होती है और अपने रेवेन्यू को
डिफरेंट जगहों पे जो है वो एलोकेट कर रही होती है, ठीक है। फॉरेन ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स क्या कर रहे होते हैं, ये बाय और सेल कर रहे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज, ठीक है ना। अमंग इकोनॉमीज आपको दिख रहा होता है कि बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एजेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स। और लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था। इससे पहले तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारी लास्ट स्लाइड थी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम इनपुट रिसोर्सेज भी कहते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, जिनमें फर्स्ट फैक्टर है, अच्छा हमने इसको क्लासिफाई किया था इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स एंड नॉन ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर हमारे पास कौन आ रहा था भाई, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। लेबर कौन होता है, जो फिजिकली या मेंटली अपनी एफर्ट्स दे रहा होता है, ठीक है। और इसमें फिजिकली आपको पता है कि भाई कोई आपकी कोई फिजिकल एफर्ट दे रहा है। इस वक्त मैं कौन सी एफर्ट दे रही हूँ, फिजिकल या मेंटल एफर्ट्स? इस वक्त मेरी मेंटल एफर्ट है ज्यादा, ठीक है, फिजिकल एफर्ट्स नहीं है। फिजिकल एफर्ट क्या है, कोई मजदूर है, रोड बना रहा है, ठीक है, घर बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो उसके फिजिकल एफर्ट्स हैं, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो कि किसी भी बिजनेस को चला रहा होता है, रिस्क लेता है, ठीक है, और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, ठीक है। जबकि नॉन ह्यूमन फैक्टर्स में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आ जाता है लैंड। और लैंड का मतलब हमने लिया था फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर ने जितने भी हमें चीजें दी हैं वो सारी की सारी इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड की डेफिनेशन में समराइज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो जितने भी मिनरल्स, मेटल्स, सब कुछ जो है, फॉरेस्ट, सब कुछ जो है वो आपके रिवर्स, ओशियन, सनलाइट, एयर, सब कुछ जो है वो आपका लैंड की डेफिनेशन में समराइज होता है। जबकि कैपिटल के अंदर हमने जो बात डिस्कस करी थी वो ये थी कि कैपिटल का क्या मतलब है, ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं और इनके थ्रू हम क्या करते हैं, दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसी वजह से हमने बोला था कि भाई इसके अंदर हमारे पास मशीन्स वगैरह आ जाती हैं, इक्विपमेंट्स और टूल्स आ जाते हैं। और कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसे हम कैपिटल के अंदर काउंट नहीं करते, मनी, ठीक है, क्योंकि मनी इटसेल्फ कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मनी एक इनडायरेक्ट सोर्स है, लेकिन मनी डायरेक्ट सोर्स नहीं है कुछ भी प्रोड्यूस करने का, ठीक है। इस वजह से मनी को हम कैपिटल में काउंट नहीं करते। हमसे नहीं, हमारी सेकंड क्लास है, अभी तक हमारा रिवीजन ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं रिवॉर्ड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने स्टडी करके आना है इसे। किस किसने भाई स्लाइड में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है? अभी ही ये हाल है? अच्छा, ग्रुप में आ गए हो ना भाई, रिसीव हो गई थी स्लाइड्स मेरी? क्या जिसने पढ़ा है वो मुझे कुछ बताए कि भाई लैंड का रिवॉर्ड हमने क्या पढ़ा, रेंट, ठीक है। लेबर का रिवॉर्ड, वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल का रिवॉर्ड, एंड एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड, ये हमारी लास्ट डिस्कशन रही थी। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन है जहन में, किसी भी तरह का कोई भी सवाल है, चाहे वो ऐसा फील हो कि ये तो अजीब सा क्वेश्चन है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई सा भी क्वेश्चन जहन में आ रहा है, ठीक है ना, पूछ लो। इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। हमने कल ये बात डिस्कस करी थी कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम फैक्ट्स भी पढ़ते हैं। देखो, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है,
तब तक ना हम उनका सोल्यूशंस ढूंढ सकते हैं और ना ही उन सोल्यूशंस को जो है वो अपनी एक इकोनॉमी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही है कि हमें फैक्ट्स तो पता चले। सबसे पहले हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं। देखो आपने शायद बिल्कुल स्टार्टिंग का लेवल है तो मैं कुछ कह नहीं सकती। आप अगर वेबसाइट पे जाओ, किसकी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे, ठीक है ना, SBP, आप स्टेट बैंक ऑफ वेबसाइट लिखो, आपको आपके पास की वेबसाइट आ जाएगी। SBP की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे क्या है, डाटा है। इसी तरह बहुत सारी आपके पास वेबसाइट्स हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, वो सब क्या डाटा दे रही हैं। पहले तो वो बता रही हैं कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, इकोनॉमी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी रेट क्या चल रहा है, इकोनॉमी की आपकी जो GDP है उसका रेट क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है। पहले तो आपको फैक्ट्स बताए जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप फैक्ट्स पढ़ेंगे और फैक्ट्स पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि मेन इशू कहाँ आ रहा है, मेन प्रॉब्लम कहाँ है जिस पे हमें फोकस करना है। और फिर जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी, फैक्ट्स पता चल जाएंगे, फिर आप उनका सोल्यूशन सोचोगे कि इस प्रॉब्लम को अपनी इकोनॉमी के अंदर कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगेन अब आपके पास पास्ट में कोई 4 सॉल्यूशंस मिलते हैं, 4 इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए। अब आपको कौन सा यूज करना है, आपको अपनी इकोनॉमी की कंडीशन को देखते हुए वो कोई सॉल्यूशन सजेस्ट करना है कि हमारी इकोनॉमी में कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और ज्यादा आती हूँ मैं आपकी तरफ, कौन सा सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आप फिर उस सॉल्यूशन को अपनी इकोनॉमी पे अप्लाई भी कर रहे होगे। ठीक है, अब ये चीज जब आप इकोनॉमिस्ट अपना व्यू देते हैं, ये जो इकोनॉमिस्ट अपना व्यू दे रहे हैं कि नहीं भाई इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए ये करना चाहिए, दूसरा बोल रहा है ये करना चाहिए, क्या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ना। हर कोई अपने सॉल्यूशन, जो आपके सॉल्यूशंस हैं वो सजेस्ट कर रहा है ना कि भाई ये होना चाहिए, हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है। तो आपको फैक्ट्स भी दिख रहे हैं और फिर आपको वो सजेशंस भी दिख रही हैं, तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों स्टेटमेंट्स दिखेंगी आपको यहाँ पे। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है, लेकिन हम रिवॉर्ड की सेंस में बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव सेंस में ही बात कर रहे हैं। लेकिन हम जब उसकी डेफिनेशन में रिस्क का एलिमेंट डाल रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल यही है कि उसको पॉजिटिव प्रॉफिट भी हो सकता है। हम इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉफिट के साथ भी, जैसे एक आपके पास आगे टर्म आएगी सब नॉर्मल प्रॉफिट, उस सब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है लॉस। लेकिन आप वर्ड सब नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे यूज करते हैं कि आपको लगता है शायद प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने खाली प्रॉफिट है, वो आगे उस प्रॉफिट को क्लासिफाई करेंगे कि ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है या सब नॉर्मल प्रॉफिट है। तो हम उस सब नॉर्मल को स्टूडेंट्स को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि इसको आप समझे एक तरह से नेगेटिव प्रॉफिट, यानी नेगेटिव प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है आपको। सही है, तो इन्होंने यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट का वर्ड यूज करा है, लेकिन लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जी यहाँ से भी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, एक सेकंड। हाँ ये क्वेश्चन मिसिंग था यहाँ पे। अच्छा, अब सबके रिवॉर्ड समझ में आ जाते हैं, लेकिन कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, अच्छा देखो बात ये है, बी वेरी ऑनेस्ट, इस चीज पर मेरी भी बड़ी डिस्कशन रही है और मैं भी इस चीज से बड़ी डिसएग्री करती हूँ कि भाई ये वाली चीज यहाँ पे जो है सही नहीं है। ठीक है ना, ये रिवॉर्ड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं आप लोगों को इस चीज को समझाऊं कि किस तरह इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल का रिवॉर्ड रखता है, देखो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले की बात ये करी, हम हमारी यहाँ पे ना 2 तरह की कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गई है हमारी अपनी एक्सप्लेनेशन में। पहले हमने बोला कैपिटल के अंदर मनी नहीं आता, कैपिटल के अंदर हम मनी को काउंट नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट ही स्लाइड में हमने ये बात कर दी कि कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट है। तो ये 2 अलग बातें हो गई ना, क्योंकि ये मनी का रिवॉर्ड इंटरेस्ट होता है ना, कैपिटल का रिवॉर्ड तो इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन आप इसको बड़े ही आप घूम फिर के इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये होती है कि भाई फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आप लोगों को शायद कल इस हवाले से एग्जांपल दी थी कि मुझे मेरी एक फैक्ट्री है और मुझे उस फैक्ट्री में न्यू कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, अब न्यू कैपिटल, लेट्स सपोज कि मुझे 2 प्लांट्स लगाने हैं, 2 मशीन्स, हैवी मशीनरीज जो है वो लगानी है, और उसके लिए मुझे अच्छा खासा जो है वो फाइनेंस रिक्वायर्ड है। तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं बैंक से बोरो करूं, जैसे कि आपकी कंपनीज कर रही होती हैं। तो मैं बैंक के पास जाती हूँ और मैं बैंक से बोलती हूँ कि मुझे तकरीबन जो है वो 10 लाख जो है वो लोन की अमाउंट चाहिए, क्योंकि मुझे कैपिटल फॉर्मेशन करनी है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये है कि यानी मुझे कैपिटल खरीदना है, कैपिटल फॉर्मेशन करनी है। तो अब बैंक तो आपको वो मशीन नहीं देगा,
ठीक है। लेकिन बैंक क्या करेगा, आपको पैसे देगा, अमाउंट देगा लोन की, ठीक है ना, और उस लोन की अमाउंट को आप यूज करके कैपिटल परचेज करोगे। अब देखो कि ये कहा जाता है कि जो बैंक है वो कैपिटल फॉर्मेशन की रीजन बना है, यानी बैंक सोर्स बना है उस कैपिटल फॉर्मेशन की। अगर बैंक पैसे नहीं देता तो वो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाती, और क्योंकि बैंक सोर्स बना है कैपिटल फॉर्मेशन की, उस इस लाइन से हम उसको कैपिटल ओनर कह रहे हैं, ठीक है। और इस ही बात के थ्रू हम कह रहे हैं कि भाई उसको जो हम रिवॉर्ड देंगे वो इंटरेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जाहिर है कि ये एक बड़ी घुमा फिरा के करने वाली बात है, और हर सब्जेक्ट के कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इसका एक इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम लाई करती है कि एक तरफ आप मनी को कैपिटल कंसिडर नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आप कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट कह रहे हैं। लेकिन इसको समझने का सिर्फ वाहिद एक यही तरीका है जो मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन की वजह बन रहा है, इस वजह से हम बैंक को कैपिटल ओनर कंसिडर करते हुए उसका रिवॉर्ड कह रहे हैं कि इंटरेस्ट है, ठीक है। इसकी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा, अब हम जरा अपनी स्लाइड्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो न्यू कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होगा हमारा। मतलब थोड़ी सी डायमेंशन जो है ना वो हमारी कॉन्सेप्ट की चेंज हुई है। अब हम किस पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। सबसे पहले तो गुड्स की डेफिनेशन क्या है, गुड्स की डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है कि इन इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा और मैं इसको कर देती हूँ, और कोई स्क्रीन नहीं है यहाँ पे ना, कोशिश किया करें कि आगे आगे आकर बैठा करें ताकि जो इतने पीछे बैठे मैं वहां पे कोई भी स्क्रीन नहीं लगी हुई ना, तो आप लोगों को तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होगा जो बिल्कुल लास्ट में बैठे हुए। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन इस रूम में विंडोज वगैरह के थ्रू भी बहुत आ रही है जी। अच्छा, आप लोगों को जिनको नजर नहीं आ रहा, आप लोग एक काम कर सकते हो कि मैंने स्लाइड्स तो शेयर करी हुई है ना आप लोगों से, तो आप लोग अपने मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हो उसे, ठीक है। जिन जो पीछे बैठे हुए हैं और जिनको नजर नहीं आ रही है स्क्रीन, क्योंकि जाहिर है नजर नहीं आ रही होगी, ये जितना लिखा हुआ है वो बहुत ही मुश्किल है कि किसी को नजर आए जी। बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही है। अच्छा, अब इनका क्वेश्चन क्या है, इनका क्वेश्चन ये है कि अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कैपिटल की कि भाई हमने बैंक से बोरो किया और हमने बैंक को इंटरेस्ट दिया, वो एक्सटर्नल फंडिंग थी। एक्सटर्नल फंडिंग मींस कि मेरा अपना पैसा नहीं था, मैंने किसी और से बोरो करके फंडिंग करी, ठीक है ना, मैंने किसी और के पैसे लिए। अब इनका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस इस वजह से अच्छे हैं क्योंकि भाई जहन में आ रहे हैं, इट मींस कि कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हो, सही है। इन्होंने बोला अगर हम इंटरनल फंडिंग करें, यानी मेरे पास अपने 10 लाख थे, ठीक है, मेरे पास अपने 10 लाख थे तो मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, और मैंने अपने 10 लाख से क्या किया, मशीन खरीद ली, ठीक है। तो मैं तो किसी को पे नहीं कर रही इंटरेस्ट, ठीक है, ऑल्दो कि मैं कैपिटल बोरो कर रही हूँ, कैपिटल खरीद रही हूँ, लेकिन मैं किसी को पे नहीं कर रही। अब देखो एक कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 के अंदर ही आगे आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ इसी पॉइंट पे ये क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा पहले समझाना पड़ता है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात करते हैं, टैग लाइन यूज करते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच। देयर इज नो फ्री लंच, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, यानी कुछ भी ना मुफ्त में नहीं मिलता। इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, कुछ भी आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा। आपका जो भी डिसीजन होगा, आप कुछ भी फैसला कर रहे हैं, मैंने सोना है, मैंने जागना है, मैंने पढ़ना है, मैंने खेलना है, मैंने कुछ खाना है, ठीक है, कोई भी डिसीजन हो एक्स वाई जी, आपके हर डिसीजन की कोई ना कोई कॉस्ट होती है, ठीक है। अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो
कि मैं इस वक्त क्लास लेता हूँ, इट मींस आपके इस डिसीजन की कॉस्ट क्या है कि आप इस टाइम पे हो सकता है कि जो बेस्ट ऑल्टरनेट था आपके पास वो ये था कि अभी तो इस वक्त एक ही ऑल्टरनेट होगा मेरे ख्याल में सबके पास कि वो सो जाते अगर इस टाइम पे क्लास नहीं लेते। तो आप क्लास लेने की कॉस्ट क्या आई आपकी कि आपको जो वो बेनिफिट जो सेटिस्फेक्शन मिल सकती थी सोने से वो अब आपको क्या करनी पड़ रही है, सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। ऐसा ही है, ठीक है। तो इवन दो कि आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कि आप किसी को कुछ पे कर रहे हो, ठीक है, वो मनी कॉस्ट तो एक अलग ही है जो आपने यहाँ पे दी है, लेकिन इस वक्त क्लास पे बैठने की आपकी जो टाइम कॉस्ट है वो ये कॉस्ट है कि आप इस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे, ठीक है, वो बेनिफिट आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इसी तरह जो इनका क्वेश्चन है उसका आंसर भी कुछ इसी तरह का है। अभी जो मैंने आप लोगों को बात बताई, आती हूँ आपके पास भी, इसी अभी जो मैंने अभी आप लोगों को बात बताई ना कि जब भी आप कोई फैसला लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, उस पे आपको क्या कॉस्ट आती है कि आपको जो ऑल्टरनेट होता है, जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट, जो आपने सोचा था यार अगर क्लास नहीं होती ना तो मैं ये करता, ठीक है, वो ऑल्टरनेट से जो आपको फायदा हो सकता है तो वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा। ये जो सेक्रीफाइस आपने करा है, ये जो आपको कॉस्ट आई है, इस कॉस्ट को हम इकोनॉमिक्स के अंदर क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अभी आगे एक स्लाइड में आएगा। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये कि वो कॉस्ट जो कि आपको नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट से जो बेनिफिट मिल रहा था ना, जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ गया, वो सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहला रही, ठीक है। अब हम इनके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन्होंने बोला मैंने मेरे अपने 10 लाख थे और मैंने अपने 10 लाख लगा दिए, ठीक है, तो मुझे तो कोई कॉस्ट नहीं आई, लेकिन अगर आप गौर करो तो स्टिल यहाँ पे कॉस्ट जो है वो लाई करती है। और वो किस तरह से कि ये 10 लाख अगर ये बैंक में डिपॉजिट करवा देते, इन 10 लाख की और भी यूजेस है ना, हमने क्या पढ़ा कि वी हैव स्केर्स रिसोर्सेज व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ऐसा ही है ना। तो इनके पास जो 10 लाख थे उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस थे ना। एक यूज जो इन्होंने किया, जो इन्होंने डिसीजन लिया कि मैंने 10 लाख को की क्या चॉइस बनाई इन्होंने कि मैंने 10 लाख से कैपिटल खरीद लेना है। इसका दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या हो सकता था कि ये 10 लाख बैंक में जाके डिपॉजिट करवा देते। जब ये बैंक में डिपॉजिट करवाते तो इन्हें बैंक से इंटरेस्ट मिलता मिलता ना, वो इंटरेस्ट अब उनको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने उस 10 लाख का कौन सा यूज किया कि उन्होंने 10 लाख से कैपिटल खरीद लिया, बैंक में नहीं डिपॉजिट करवाया। वो जो इंटरेस्ट ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो अगेन इस कैपिटल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें डायरेक्टली नहीं नजर आ रही होती कि हम किसी को कुछ पे कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे डिसीजन पे इम्पैक्ट करती है। और इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जब भी हम कोई फैसला लें हमें वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी चाहिए कि क्या ये इस फैसले की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो करना ज्यादा बेहतर था, हमें कंपेयर करना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप अपने पैसे को इंटरनल फंडिंग यूज कर रहे हो तो स्टिल यहाँ पे आपकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, पे नहीं करना पड़ा बट स्टिल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आपको जो इंटरेस्ट जो आपको मिल सकता था अब आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जी। तो भाई तो ऐसा नहीं होता कि एक आप अपनी सर्विसेज भी दे रहे हो और आप बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पे सर तारिक तो नहीं, सर अहमद रजा मीर अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं, क्लास भी ले रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और वो एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो उनको दोनों तरह से प्रॉफिट हो रहा है। वो अपना उस तरह भी देख रहे हैं कि वो जो पढ़ा रहे हैं आर्ली वो भी उनकी सैलरी यहाँ पे आएगी और फिर यानी वेजेस की फॉर्म में भी उन्हें मिलेगी और प्रॉफिट की फॉर्म में भी मिलेगी। तो जब वो पढ़ा रहे हैं तो वो लेबर हैं इस वक्त, और जब वो पूरे फैक्टर्स को मैनेज कर रहे हैं तो वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो एक ही बंदा एक टाइम पे आपका जो है लेबर भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, डजंट मैटर। आपने बोला ना डिपॉजिट करने का, बैंक में इसने बोला है कि अगर उस 10 लाख में सब कुछ पूरा हो रहा है, डिपॉजिट बिना डिपॉजिट उस 10 लाख में जो इसके 10 लाख है उसमें सब कुछ पूरा हो रहा है, तो डिपॉजिट करने की क्या जरूरत है, डिपॉजिट करने की क्या जरूरत है, मतलब नहीं नहीं इनका ये क्वेश्चन था ही नहीं। आपका जो क्वेश्चन था आपको उसका आंसर मिला, आपका क्वेश्चन यही था ना कि उस 10 लाख को अगर मैं खुद कैपिटल खरीद लेता, खुद कैपिटल खरीद लेता, मैं किसी से बोरो नहीं करता, खुद कैपिटल खरीद लेता, तो ये इंटरनल फंडिंग की इस लिहाज से ही बात कर रहे हैं कि देखो
अगर हम सब भी पूरा कर लेते तो फिर ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने बोला ना कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट है, तो मैं अगर किसी से बोरो नहीं करूं तो मुझे तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, तो वो तो फिर कॉस्ट की फॉर्म में मेरे पास नहीं आ रहा। तो वो मैंने आपको समझाया कि कॉस्ट दो तरह की होती है। ये आगे सारे कॉन्सेप्ट आपके पास आएंगे। अब मैं अभी टर्म्स यूज करने लग जाऊं तो वो अभी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है कि आगे दो टर्म्स आएंगी आपके पास, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक ऐसी कॉस्ट जो जब आपकी जेब से पैसा जा रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है कि यार आप किसी को पे कर रहे हो, और एक ऐसी कॉस्ट है जो आपको आ रही है डिसीजन मेकिंग करते हुए लेकिन आप किसी को पे नहीं कर रहे क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जो आपकी अपनी थी। ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपका आएगा आगे जाके, और वो किस तरह आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है और किस तरह आपकी डिसीजन मेकिंग को परफेक्ट बनाता है, ये आगे हम चैप्टर 4 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऐसा नहीं हो कि मैं बहुत आगे वाली बात अभी बता दूं तो किसी को समझ में आ जाए और कोई फर्दर कंफ्यूज हो जाए, इसलिए थोड़ा सा लाइट रखते हैं इसको। जी, कोई और भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा था, मेरे ख्याल में किसने हैंड रेज किया था। जी, बैंक से जब आप लोन लेते हो तो लोन पे बैक कैसे कर रहे होते हो, मतलब हर मंथ आप इंटरेस्ट ही पे कर रहे होते हो ना। मैंने आप लोगों को बहुत ही क्लियर वे में ये बात बता दी कि हर सब्जेक्ट के कुछ ग्रे एरियाज होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन आपके आसपास या आपने कभी किसी टीचर से पढ़ा हो, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स के, आप किसी भी इकोनॉमिक्स के टीचर को बिठाओ अपने सामने और उससे ये क्वेश्चन पूछो कि कैपिटल में मनी नहीं आता बट कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट है, इसका आंसर है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर, देखो मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं कि मैं जबरदस्ती जो है वो बोलूं कि नहीं नहीं, मतलब एक चीज अगर मुझे फील हो रही है कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल ओपनली बताती हूँ कि ये इस कॉन्सेप्ट में ये प्रॉब्लम है, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने बहुत ओपन होकर बताई ये बात कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आप लोगों की कंफ्यूजन बिल्कुल जायज है, और मैंने इसको समझने का एक तरीका भी बता दिया कि भाई इसको समझने का सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमने थोड़ी बहुत, जी इसी का प्रॉब्लम है। अच्छा मैं देखती हूँ कि इसको काम कर देते हैं, भाई देख लें अपनी मर्जी के मुताबिक, या अगर किसी बंद भी करना है तो फिर वो मेरे ख्याल में यहाँ से बंद हो जाएगा, लेकिन करोगे तो फिर थोड़ी देर बाद तुम लोगों को गर्मी लगेगी। इस करेंगे, ला वो इसका होगा फिर, ये भी मेरे ख्याल में जो आपका स्विच आ रहा है, ये वाला स्विच किससे रिलेट कर रहा है, इसका कोई स्विच लगा हुआ नजर आ रहा है कहीं। हाँ ऊपर कर दो, किसी एक को चेयर पे चढ़ना पड़ेगा, या अगर फिर भी नहीं हो रहा तो मैं किसी को बुला लेती हूँ, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रहा तो फिर मैं बुला लेती हूँ किसी को। हाँ अब सही रहेगा मेरे ख्याल में, है ना, बस ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। जी, तो इस स्लाइड पे आ जाए, थोड़ी बहुत क्लियर हुए कॉन्सेप्ट, कल की क्लास में जो कुछ हमने पढ़ा वो अब क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब गुड्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि इकोनॉमिक्स के अंदर गुड्स को हम किसे, गुड्स का क्या मतलब है, वो प्रोडक्ट्स जो कि ह्यूमन नीड्स और वांट्स को क्या कर रही होती हैं, सेटिस्फाई कर रही होती हैं, और जो कि हमें यूटिलिटी देती हैं। अब यूटिलिटी प्योर इकोनॉमिक वर्ड है, यूटिलिटी को अगर आप सर्च करो तो वो यूजफुलनेस का मतलब में आती है कि भाई जिन जो हमें कोई ना कोई बेनिफिट दे रही होती है, कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन दे रही होती है। ठीक है ना, तो गुड्स की डेफिनेशन ये कहलाती है कि भाई कोई ना कोई हमारी नीड्स और वांट सेटिस्फाई करती हैं ये। अब ये जो गुड्स हैं इनकी टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे आपको दी गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, कि कंजम्पशन की बेसिस पर हमारे पास गुड्स की कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले जो आप टाइप देख रहे हो वो क्या नाम है, मेरिट गुड्स। कोई बता सकता है मेरिट गुड्स किसे कहते हैं। जी
ये आपने एक्सटर्नैलिटी की डेफिनेशन बताई है मुझे। हाँ, अच्छा कोई एग्जांपल दे दें चलें फिर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही इन्होंने बताया। देखो मेरिट गुड्स कौन से होते हैं, आसान, यहाँ पे जो टर्म्स लिखी है वो थोड़ी थोड़ी सी इकोनॉमिक टर्म्स हैं, थोड़ी मुश्किल टर्म्स हैं, उन पे मैं बाद में आऊंगी। पहले बिल्कुल जनरल वे में समझ लेते हैं कि मेरिट गुड्स कहते किसे हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। मेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि सोशली पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ना, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इकोनॉमी के लिए बड़े बेनिफिशियल कंसिडर किए जाते हैं। यानी ये वो ऐसी चीजें होती हैं जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं और गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करे, ठीक है ना, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर को बहुत इंक्रीज करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि भाई पार्क्स हैं, ठीक है। अब पार्क्स जो कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं पार्क्स की, खाली मतलब वो अपने लिए नहीं कर रहा, खाली उस तक बेनिफिट्स नहीं मिल रहा जो आपके ट्रीज लगाए जा रहे हैं, ठीक है, प्लांटेशन हो रही है, सिर्फ फायदा उस तक नहीं हो रहा जो कि वो ये काम कर रहा है। ये फायदा सबको होगा, पूरी सोसाइटी को होगा। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा ये प्लांटेशन की जाएगी एनवायरमेंट उतना ही क्या होगा आपका, अच्छा होगा, ठीक है। हमें पता है भाई जहाँ जितनी ज्यादा ग्रीनरी होती है, बारिशें भी होती हैं वहां पे, ठीक है, एनवायरमेंट भी अच्छा रहता है। तो ये फायदा महदूद नहीं रहा, लिमिटेड नहीं रहा। ये वो चीजें हैं जिनका फायदा बहुत ही ब्रॉड लेवल पे हो रहा होता है। कर जो काम रहे होते हैं वो लिमिटेड लोग रहे हैं भले, लेकिन फायदा पूरी सोसाइटी को हो रहा है। चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे इन्होंने एक बात करी ना अभी, इन्होंने एक डेफिनेशन बताई आपको एक्सटर्नैलिटी की। देखो एक्सटर्नैलिटी किसे कहते हैं? एक्सटर्नैलिटी कहते हैं कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसका इम्पैक्ट थर्ड पार्टी पे पड़ रहा हो। थर्ड पार्टी कौन है? ना के बायर है ना सेलर है, फिर भी उस एक्टिविटी का इम्पैक्ट उस पे आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं दो एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ, एक पॉजिटिव सेंस में, एक नेगेटिव सेंस में, ठीक है। तो एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। लेट्स सपोज के दो फार्म हैं, फार्म ए और फार्म बी। ये जो फार्म ए है, ये किसका फार्म है? एप्पल फार्म है, ठीक है ना। ये एप्पल फार्म है, बल्कि यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। ये एप्पल फार्म है, ठीक है। इसके फार्म में बहुत सारे एप्पल ट्रीज लगे हुए हैं। और ये जो इसके बिल्कुल साथ में जो फार्म है, ये हनी प्रोड्यूसर है, हनी प्रोड्यूस करता है। अच्छा बात ये कि इस हनी प्रोड्यूसर को एक एक्सटर्नल इम्पैक्ट इस पे आ रहा है, एक उसको बेनिफिट मिल रहा है। हालांकि उस बेनिफिट के लिए ये कुछ पे भी नहीं कर रहा, फिर भी उसको एक एक्सटर्नल फायदा बेनिफिट मिल रहा है। क्या बेनिफिट मिल रहा है? कि जो उसकी हनी बीज हैं वो ना सिर्फ उसके फार्म के अंदर जो ट्रीज हैं वो उससे नेक्टर कलेक्ट कर रही हैं, बल्कि वो यहाँ से कुछ हनी बीज फ्लाई करके यहाँ पे भी आ जाती हैं। और यहाँ पे जो एप्पल ट्रीज हैं ये उनसे भी नेक्टर कलेक्ट करती हैं और वापस यहाँ आ जाती हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि जो हनी की प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है, इसकी सारे इंक्रीज हो रही है। अब ये जो हनी की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है इस वजह से, क्योंकि बिल्कुल साथ में इसके एप्पल फार्म है और वहां से भी नेक्टर कलेक्ट कर रही है हनी बीज। ये उस एप्पल फार्म का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ये उनको कुछ पे कर रहा है, ना ये उनका बायर है, ना ये सेलर है, इसका कोई फायदा नहीं है, थर्ड पार्टी है, बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन फिर भी इसको एक पॉजिटिव एक बेनिफिट मिल रहा है इस एप्पल फार्म की वजह से। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ये कहलाती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका इम्पैक्ट सिर्फ उसके बायर और सेलर तक महदूद ना रहे, बल्कि थर्ड पार्टी तक भी उसका इम्पैक्ट पहुंचे। अब एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं, हम इसको ब्रॉड लेवल पे भी डिस्कस करेंगे। एक आपकी केमिकल इंडस्ट्री है, अभी जो केमिकल इंडस्ट्री जहां बनी हुई है इसके नीचे की तरफ जो है ना रिवर है, ठीक है।
अब ये जो केमिकल इंडस्ट्री है, इसके पास जितना भी वेस्टेज होता है, इसका सबसे आसान तरीका जो है ना, वो कॉस्ट फ्री तरीका इसके पास क्या है कि वो अपना वेस्टेज डंप कर दे रिवर में। ठीक है, सबसे आसान तरीका इसके लिए कि जितना भी वेस्ट है इसका वो डंप कर दे रिवर में। लेकिन अब इस एक्टिविटी की उसकी कोई कॉस्ट नहीं आ रही है। ठीक है, सबसे आसान तरीका उसके लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कुछ फिशरमैन्स हैं जो इस रिवर से क्या करते हैं, फिशेस जो है वो कलेक्ट करते हैं और उनकी इनकम इन फिशेस की उस पे बेस करती है। अब ये प्रॉब्लम हो रहा है कि इसकी इस एक्टिविटी की वजह से ये रिवर ऑफ कोर्स पोल्यूटेड हो रहा है, जिसकी वजह से इन फिश की जो पॉपुलेशन है वो आपकी कम हो रही है और इसका इम्पैक्ट किन पे पड़ रहा है, फिशरमैन्स की इनकम पे। अब ये जो फिशरमैन हैं ना, ये इस केमिकल इंडस्ट्री का इनसे केमिकल इंडस्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, स्टिल इनकी इस एक्टिविटी की वजह से थर्ड पार्टी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये किसकी एग्जांपल हो गई। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट गुड्स होते हैं जिनकी कंजम्पशन और प्रोडक्शन का या तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होता है हमारी सराउंडिंग के लोगों पर या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, ठीक है, वो पब्लिक बस में बैठ के जो है ना वो स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, और उसको ये लग रहा है कि भाई जो नुकसान होगा वो तो मुझे ही होगा ना। ठीक है, किसी का क्या लेना देना। लेकिन उसका ये जो स्मोकिंग करने के जो नुकसानात हैं वो सिर्फ उस तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, उसने खरीदा है, ठीक है, ये चीज, लेकिन इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, उसके सराउंडिंग में जितने लोग बैठे हुए हैं उन सब पे उसके स्मोकिंग करने की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रहा है ना वो। इसी तरह अगर एक बंदा जितने ज्यादा लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, ठीक है, एजुकेटेड सोसाइटी जितनी ज्यादा होती है, जो बंदा आप हाई एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो बेनिफिट हो रहे हैं ना मुझे, आप अपने बारे में सोचोगे ना, हर बंदा अपने बारे में सोचता है ना। कोई ये सोचेगा बचपन से कि मैं एजुकेशन हासिल करूंगा ताकि सोसाइटी जो है वो एजुकेटेड हो हमारी। बहुत कम लोगों का ये व्यू होता है। ज्यादा लोगों का व्यू क्या होता है कि यार मैंने मास्टर्स करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है ताकि मेरी जो है बड़ी अच्छी जॉब लगे, मेरी सैलरी बहुत अच्छी हो, ये हो वो हो। तो आप जो अपने बेनिफिट को देख रहे होते हो वो आप सिर्फ अपने लेवल तक देख रहे होते हो। लेकिन गवर्नमेंट जो है ना उसको पता है कि जितने ज्यादा लोग एजुकेशन हासिल करेंगे, पूरी सोसाइटी जितनी एजुकेटेड होगी, जितने एजुकेटेड लोग होंगे, हमें ऐसा लगता है यहाँ पे तो वैसे हमारे सोसाइटी में पढ़े लिखे जाहिल भरे हुए, लेकिन फिर भी एजुकेटेड लोग, हमें पता है कि वो लॉज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, वो उनको फॉलो भी प्रॉपर तरीके से करेंगे, हर चीज जो है वो सोसाइटी के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा एजुकेटेड होता है तो ये फायदा भी उस तक लिमिटेड नहीं रहेगा, पूरी सोसाइटी को इससे फायदा होगा। ठीक है ना। इट मीन्स कि एजुकेशन भी क्या क्रिएट कर रही है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, इन्होंने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखी, प्लांटेशन की बात तो हमने कर ली, हेल्थ की। अब मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रख रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखूंगी, ये मेरे अपने फायदे के लिए है। लेकिन मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, सिर्फ इसमें फायदा सिर्फ मेरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती, क्या होगा कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी। अब मैं बीमार पड़ूंगी, अब मेरी एनर्जी नहीं है, मुझसे पढ़ाया नहीं जा रहा, इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, आप लोगों पे पड़ेगा, इदारे पे पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, मेरी प्रोडक्टिविटी खराब होगी तो मैं जहां जहां काम कर रही हूँ वहां पे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। तो इट मीन्स कि ये हेल्थ भी एक ऐसा इश्यू है जिसका इम्पैक्ट सिर्फ आप तक नहीं रहता, दूसरे लोगों तक भी जा रहा होता है। तो ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं जो कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही होती हैं, इनमें एक प्रॉब्लम क्या आता है जो मैंने आप लोगों को अपनी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी, वो ये कि इन जो भी वो इन एक्टिविटी को कर रहा होता है ना, वो फायदा सिर्फ अपने तक सोच के कर रहा होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है वो सोच रहा है कि यार अपने बच्चे को पढ़ा के क्या करना है, फालतू में देना पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी, ट्यूशन फीस, बड़े झंझट हैं, इससे ज्यादा बेहतर है कि इसको किसी शॉप पे बिठा दूं। ठीक है, कुछ ना कुछ इनकम तो आ जाएगी। अब वो जाहिर है सिर्फ अपने हद तक सोचकर ये बात कर रहा है ना। ठीक है, अब उसको नहीं पता कि वो जो ये कंजम्पशन नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी लिमिटेड सोच में रहते हुए इसका फायदा पूरी सोसाइटी तक जाएगा। ठीक है, जब ये बच्चा बड़ा होगा ना, इसको बात करने की तमीज होगी, किसी चीज की इसको तमीज नहीं होगी, हजार मसले मसाइल ये सोसाइटी के लिए खड़ा करेगा। ठीक है ना, वो ये बात नहीं सोच रहा क्योंकि वो उसको ऐसा लग रहा है कि ये फायदा सिर्फ वो अपनी जिंदगी और अपने बच्चे की लाइफ को देखते हुए डिसीजन ले रहा है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है
जब लोग सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस को लिमिटेड सोच रहे हैं तो वो कंजम्पशन भी क्या करेंगे, उसकी कम करेंगे, ठीक है। और जब उस चीज की कंजम्पशन कम होगी, किसी भी चीज की कंजम्पशन कम होगी तो उसकी प्रोडक्शन भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन गवर्नमेंट जो पूरी सोसाइटी को देख रही होती है, उसे पता है कि इन चीजों की इंपॉर्टेंस क्या है। इसी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, फिर कोशिश करती है कि एजुकेशन, आपके जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, या तो ये फ्री एजुकेशन दे रहे होते हैं या फिर इनकी फीस बहुत कम होती है, ठीक है। ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। इसी तरह पब्लिक हॉस्पिटल आपके वगैरह हैं, ठीक है, इन पे आपको फ्री हेल्थ सर्विसेज दी जा रही हैं या बहुत लो कॉस्ट पे दी जा रही हैं। क्यों दी जा रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्लाइड्स हैं, अगर आप इनको रीड करेंगे तो शायद अब बात किसी हद तक क्लियर हो जाए। डेफिनेशन लिखी हुई है कि मेरिट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट करते हैं एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सोशल वेलफेयर, ठीक है। दीज गुड्स आर अज्यूम्ड टू बी सोशली डिजायरेबल, सोसाइटी के लिए बहुत डिजायरेबल होते हैं, बहुत ही अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। दीज मे बी अंडर कंज्यूम्ड और इवन अंडर प्रोड्यूस्ड, ये अक्सर क्या हो जाते हैं, अंडर प्रोड्यूस। कंज्यूम का मतलब समझ में आ रहा है कि जितना कंज्यूम किया जाना चाहिए उससे कम कंज्यूम किए जाते हैं। रीजन मैंने आपको बता दी, क्योंकि हर बंदा उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ अपने तक रख के सोच रहा है, ठीक है ना। और जब अंडर कंज्यूम किए जाएंगे तो अंडर प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है ना। अगर आगे क्या लिखा हुआ है, बाय द वे ऑफ द प्रिवेलिंग मार्केट मैकेनिज्म, अगर इसको मार्केट पे छोड़ दिया जाए, मार्केट के अंदर दो लोग आते हैं, बायर और सेलर। अगर बायर और सेलर पे छोड़ दिया जाए, आप जितना कंजम्पशन करें और जितनी प्रोडक्शन करें, तो इन ये क्या होंगी, अंडर कंज्यूम होंगी और अंडर प्रोड्यूस होंगी। इसका मतलब ये कि तभी इनको कौन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही होती है, गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट भी आती है कि मैं भी इसको प्रोवाइड करूं, ताकि जो है ये सोसाइटी के लिए ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, जितना ज्यादा कंज्यूम होंगे, उतना सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। डीमेरिट गुड्स में ख्याल में खुद ही समझ में आ जाएंगे अब आप लोगों को। डीमेरिट गुड्स कौन से होंगे, जो कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करेंगे, जो सोसाइटी के लिए अनडिजायरेबल कंसिडर किए जाएंगे। इसके अंदर वही आपके सिगरेट, अल्कोहल वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं जो डीमेरिट गुड्स कंसिडर की जाती हैं। डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन और प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, टैक्सेस लगा रही होती है, ठीक है ना। नॉर्मली इन प्रोडक्ट्स पे क्या लगाती है, हाई टैक्सेस लगाती है। क्यों, ताकि लोगों को डिस्करेज करे कि इनको कम कंज्यूम करें, ताकि इसकी प्रोडक्शन भी कम हो, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोग इसका नुकसान सिर्फ अपने तक रख के सोचेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि इसका नुकसान सिर्फ हमें नहीं होगा बल्कि पूरी सोसाइटी तक जाएगा, ठीक है। ये दोनों हेडिंग सबको समझ में आ गई जी। आप बोलिए नुकसान हो रहा है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करें, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि एक बंदा दूसरे से, उसको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मिल रही है और दूसरे को पहले से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है। तो बिल्कुल ठीक है, तुम लोग तो माशाल्लाह बड़ी डीप में जाके सोच रहे हो एग्जाम्पल को। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और वो उसके लिए पे भी नहीं कर रहा है कोई ना, यही तभी तभी ऐसा होता है। अब ये बहुत डिटेल है भाई इकोनॉमिक्स की, ये जो इन्होंने एक्सटर्नैलिटी का वर्ड यहाँ पे लिख दिया ना, मुझे तो इसी से इख्तिलाफ है। इसलिए क्योंकि एक्सटर्नैलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हमारी शायद एक क्लास भी इनफ ना हो इसके लिए, इसको समझाने अगर मैं चली जाऊँ ना, तो एक बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने एक वर्ड लिख दिया, अभी टीचर का इम्तिहान होता है कि उसने इतने कम टाइम में ऐसे समझाना है कि एक बात समझ में भी आ जाए और बहुत ज्यादा ड्रैग भी ना हो। अच्छा, ये जो स्लाइड आप पढ़ा रही हैं अभी भी शो नहीं हो रही आप लोगों को, फिजा, बशीर एंड हमजा। मैंने स्लाइड शेयर करी हुई है, अगर फिर भी स्क्रीन शो नहीं हो रही तो मुझे बता दो। मैं वैसे मैंने स्क्रीन शेयर करी हुई है स्लाइड्स की। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि 10 मिनट का ब्रेक ले लें या 5-10 मिनट का, अभी ब्रेक चाहिए या जल्दी ऑफ कर दूं? जल्दी ऑफ कर दूं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हमारी क्लास 10:45 तक है, ठीक है।
अच्छा, ये 3 कॉन्सेप्ट हैं जो हमें अभी पढ़ने हैं, और इन कॉन्सेप्ट में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि भाई किसी भी गुड के अंदर 2 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। अब ये आप जाहिर है पहली दफा ही पढ़ रहे होंगे। कौन सी गुड्स को आप 2 बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, वेदर दे आर एक्सक्लूडेबल और नॉट। अब इसका मतलब क्या है, ऑफ कोर्स मैं ये लिखवाऊंगी, तो ये आप लोग अगर इसको नोट कर लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मैं खुद से लिखवा रही हूँ, ये बुक में नहीं मिलेगा, बट इनकी डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर दे आर एक्सक्लूडेबल और नॉट, ठीक है हमजा। ठीक है, दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और पहली ये है कि वेदर दे आर एक्सक्लूडेबल और नॉट, या तो एक्सक्लूडेबल होंगे या नहीं होंगे कैरेक्टरिस्टिक, या फिर वो राइवल इन कंजम्पशन होंगी या नॉन राइवल होंगी, ठीक है। अब ये एक्सक्लूडेबल या नॉन एक्सक्लूडेबल का क्या मतलब है, और राइवल और नॉन राइवल इन कंजम्पशन का क्या मतलब है, ये मैं लिखवा रही हूँ। मैं इसको साथ साथ रीड भी कर लेती हूँ ताकि जिनको शो नहीं हो रहा वो लिख सकें, ठीक है। अ गुड इज एक्सक्लूडेबल A good is excludable if the supplier of that good. A good is excludable if the supplier of that good can prevent people who do not pay for consuming it. A good is excludable if the supplier of that good can prevent people who do not pay for consuming it. इसको लिख के मतलब समझाने की कोशिश करिएगा मुझे कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि गुड, उस गुड के अंदर हम कहेंगे कि एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है जिसके अंदर सप्लायर क्या कर सके, जो पे नहीं कर रहा है उस गुड के लिए, उनको प्रिवेंट कर सके उसको पे उस चीज को कंज्यूम करने से, यानी सिर्फ उन्हीं को दे वो चीज जो कि उसके लिए पे करें, और जो पे नहीं करें उनको एक्सक्लूड कर दे उस सर्विस को लेने से या उस प्रोडक्ट को लेने से। अगर ऐसा पॉसिबल है कि सप्लायर रोक पा रहा है, एक्सक्लूड कर पा रहा है उन लोगों को उस चीज को कंज्यूम करने से जो उसको उसके लिए पे नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे कि इस गुड के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, एक्सक्लूडिबिलिटी की, ठीक है। लेकिन दूसरे ही कौन सा आपका दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि गुड जो है वो आपका नॉन एक्सक्लूडेबल हो, उसके अंदर नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक हो। अगर सप्लायर चाहते हुए भी लोगों को रोक ना सके, ठीक है, इवन वो पे ना कर रहे हो उस चीज को कंज्यूम करने के लिए, फिर भी सप्लायर अगर ना नहीं रोक पा रहा, जाहिर है ये एग्जांपल के साथ हम देखेंगे, अभी हम सिर्फ टर्म्स को जो है वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो गया, अ गुड इज नॉन एक्सक्लूडेबल इफ द सप्लायर कैन नॉट प्रिवेंट कंजम्पशन बाय पीपल हु डू नॉट पे फॉर इट, ठीक है। तो यानी अगर सप्लायर चाहते हुए भी नहीं रोक पा रहा है लोगों को जो उसके लिए पे नहीं कर रहे,
इट मीन्स कि उसके अंदर नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है। इतनी ज्यादा रोशनी पहले तो नहीं हुआ करती थी यहाँ पे। तो 1 2 3 के बजाय इन अ फॉर्म ऑफ पॉइंट लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या बात करी जी, फिर हमने बात करी कि गुड के अंदर या तो राइवल इन कंजम्पशन होगी या फिर नॉन राइवल इन कंजम्पशन होगी। आप सुकून है। तुमने स्टार्टिंग की क्लास नहीं ली थी? तो फिर क्या इरादा है, फरवरी बैच में ही लोगे? वीडियो भी बनी हुई है मेरे पास मेरे चैनल पे, अगर किसी को चाहिए हो तो। ठीक है, अच्छा क्या डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ गुड इज राइवल इन कंजम्पशन if the same unit of the good cannot be consumed by more than one person at the same time। क्या मतलब समझ में आ रहा है? कौन से गुड के अंदर हम कहेंगे कि इसकी कंजम्पशन राइवल है? कि जी एक ही कंज्यूम कर सके, और वो जो एक उस यूनिट को कंज्यूम कर रहा है अब उसका बेनिफिट सिर्फ उसी तक लिमिटेड रह जाएगा, कोई दूसरा उस गुड से जो है वो बेनिफिट हासिल नहीं कर सके। ठीक है ना, अगर ऐसा हो रहा है कि एक ही कंजम्पशन से दूसरे की अपॉर्चुनिटी उस चीज को कंज्यूम करने की खत्म हो रही है, इट मींस कि उस गुड की कंजम्पशन क्या है, राइवल है। तो नॉन राइवल क्या हुआ? नॉन राइवल ये हुआ कि एक से ज्यादा भी लोग उसको कंज्यूम कर सकते होंगे, और एक का कंज्यूम करने से जो बेनिफिट है वो दूसरे के कंज्यूम करने से कम नहीं होगा। ठीक है ना, किसी ने इससे पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है? मुझे तो खैर याद भी नहीं है कि इंटर के अंदर क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सिर्फ ये याद है जी। जी आप जो राइवल का वो समझ रहे हो ना, मतलब वो बिल्कुल आप वो कंपटीशन के सेंस में मेरे ख्याल में ले रहे हो। हाँ हाँ, वो उस वर्ड का जो एक्चुअल मीनिंग है वो वही है जो आप कह रहे हो, और ऑक्शन के अंदर यही आपका हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम राइवल इन कंजम्पशन के जो सेंस ले रहे हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। वो जब मैं अभी एग्जांपल दूंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा उस चीज को एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, हम गुड्स की अंदर की एट्रीब्यूट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो राइवल का एक मतलब ये भी होता है कि कॉम्पिटिटर को हम कह रहे होते हैं ना कि ये मेरा राइवल है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है। ठीक है ना, जहन में इसकी एग्जाम्पल आ रही है कि कौन सी ऐसी चीज होती है जिसको कंज्यूम करने से सप्लायर एक्सक्लूड ना कर सके, उन लोगों को भी। स्ट्रीट लाइट हो गई, देखो ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो पहले नोट कर लो।
नोट कर लिया सबने? अच्छा, अब जरा आते हैं कि सबसे पहली जो हमारी थर्ड हेडिंग थी मेरिट और डीमेरिट गुड्स के बाद, वो कौन सी थी? पब्लिक गुड्स की। पब्लिक गुड्स किन्हें 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 कहते हैं? जो कि कौन प्रोवाइड कर रही होती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। अब पब्लिक गुड्स के अंदर हमें पहली कैरेक्टरिस्टिक ये मिलती है कि जो पब्लिक गुड्स होते हैं उनकी ज्वाइंट कंजम्पशन हो रही होती है, ठीक है। यानी एक साथ एक से ज्यादा लोग जो है वो सर्विस को कंज्यूम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डिफेंस सर्विस। ये जो गवर्नमेंट डिफेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो कंट्री में रहने वाला हर कोई, उसके पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, कि भाई बॉर्डर पे हमारी फौज खड़ी हुई है, ठीक है, वो प्रोटेक्ट कर रही है हमें। तो वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो सिर्फ मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है, वो कंट्री में रहने वाले हर किसी को मिल रहा है, ठीक है। और मेरे होने की, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बाहर से कंट्री के अंदर आ जाता है, तो उसके आने से वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारी वो कम नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो किसी के ऐड होने से, किसी के आने से आपकी जो बेनिफिट है दूसरे का वो कम नहीं हो रहा। दूसरी बात ये कि हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते इस सर्विस को लेने से कि भाई आपको डिफेंस सर्विस नहीं मिलेगी, या आप जो है वो स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी से नहीं ले सकते, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रीट, जहां जहां स्ट्रीट लाइट है वहां से आप नहीं गुजर सकते। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है ना कि आप डिफेंस सर्विस को लेने से किसी को एक्सक्लूड कर दें कि भाई ये जो सिक्योरिटी है कि आपके लिए नहीं है, या ये जो स्ट्रीट लाइटनिंग की फैसिलिटी है आपके लिए नहीं है, हम आपको एक्सक्लूड कर देंगे। अब ये डिफेंस सर्विस को से एक्सक्लूड करने का तो एक यही तरीका है कि आप कंट्री से ही उसको निकाल दो, तब भी एक्सक्लूजन पॉसिबल है। अब जाहिर है अब ये तो आपका कोई तरीका नहीं है, तो कोई भी नहीं करता। तो इट मींस कि ये एक ऐसी सर्विस है जो कि नंबर वन ज्वाइंटली कंज्यूम हो रही है, और क्योंकि हर कोई इस सर्विस को ले रहा है, इस फैसिलिटी को अवेल कर रहा है, तो किसी एक को एक्सक्लूड करना इसमें से पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि पब्लिक गुड्स के अंदर पहली कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या मिलती है? एक्सक्लूडिबिलिटी की, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की, सॉरी। यानी इस सर्विस को अवेल करने से आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। दूसरी कौन सी आपको यहाँ पे मिल रही है? राइवल है या नॉन राइवल है? नॉन राइवल इन कंजम्पशन है, यानी ऐसा नहीं हो रहा कि किसी एक की कंजम्पशन से दूसरे के बेनिफिट पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो, ठीक है। एक साथ इसको, इस सर्विस को, इस फैसिलिटीज को एक साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्वाइंटली कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है किसी का? ये समझ में आ गया? प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं? जो कि नॉर्मली जो प्राइवेट फर्म्स वगैरह, प्राइवेट प्रोड्यूसर दे रहे होते हैं, उनके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलती है? मैं शॉप पे जाऊं, मैं बोलूं कि यार मोबाइल दे दो, और मैं पैसे ना दूं, देगा वो कभी मुझे मोबाइल? कभी भी नहीं देगा, ठीक है। इट मींस सप्लायर प्रिवेंट कर सकता है उन लोगों को उस चीज की कंजम्पशन से जो उसके लिए पे नहीं करें। एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है हमें। और अब वो सेम यूनिट जो मैं खरीद रही हूँ उसका बेनिफिट अब कोई दूसरा बंदा नहीं ले सकता। जो इस वक्त, जो मैंने मोबाइल ले लिया, जो मेरे हाथ में मोबाइल आ गया, अब इस मोबाइल का फायदा सिर्फ किस तक महदूद रहेगा? मुझ तक, ठीक है। अब इस सेम यूनिट का फायदा किसी और को नहीं मिल सकता, ठीक है। तो इट मींस इसकी कंजम्पशन भी क्या हुई? राइवल या नॉन राइवल? राइवल, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास एंड कर देते हैं। क्लब गुड्स आज मैं नहीं पढ़ा रही, ठीक है, तो वो क्योंकि एंड तक चला जाएगा, तुम लोग बोलोगे मिस ने तो कोई ब्रेक ही नहीं दिया, ठीक है। तो जितना पढ़ाया है मैंने, कुछ इतने ज्यादा न्यू कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, बल्कि कुछ क्या, मैंने सिर्फ आपको ये टाइप्स ऑफ गुड्स ही आज की न्यू टॉपिक स्टार्ट करा है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना जितना पढ़ाया है इंशाल्लाह, फिर ये यही इसी स्लाइड से स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास। ये जो पीडीएफ है मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। आप लोगों की क्लास यहाँ पर है नेक्स्ट? जी